Okay, yesterday we did causes of unemployment in India and types of unemployment. I just recapitulated for you. If you come to the types of unemployment, there are, you can categorize in two categories. आप इसको दो कैटेगरीज में कर सकते हो, अर्बन और रूरल. तो यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि क्या हो सकते हैं इसमें अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट्स. जैसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू types of unemployment which are commonly found in urban sectors. And industrial unemployment, more industrialization, what I mean to say, पहले आपने देखा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज टू रन विद हैंड्स. टेक्सटाइल वो पुराना हाथ से चलता था, फिर स्टीम आया ना, अभी सब फिर मैकेनिकल और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो वो अमाउंट रिड्यूस करता है. इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, यू कैन कॉल इट एज ए टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये एक होती है. दूसरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ा सिंपल है. व्हेन एन एजुकेटेड और एबल बॉडीड पर्सन फेल्स टू गेट अ जॉब इक्वलेंट टू हिज क्वालिफिकेशन, दैट इज रेफर्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल एरियाज में तो देर आर एन नंबर ऑफ, डिस्गाइज्ड है, सीजनल है. अच्छा, साइक्लिक देखिए, अनदर वन, जनरल वाली नहीं है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ये सब था. कॉजेज में हमने येस्टरडे वी डिड वेरी जेनरिक टॉपिक थे वो. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, wherein population rate of population growth exceeds the rate of economic growth. That is the main reason population explosion becomes one reason for unemployment. The employment opportunities cannot be created as faster at the rate which population grows. So it is not possible. Lack of technical or vocational educations. ये कल भी मैंने आपको बताया था. It is all verifiable बेटा. There is nothing to hide. You can think of your own also. खुद से भी आप इसका अपना सोच सकते हो. वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के एवेन्यूज़ पहले नहीं थे इतने, अब हैं. बेकरी, आजकल बेकरी के कोर्सेज भी होते हैं. हमारे यहाँ पे ही 2 खुल गई हैं. बच्चे पढ़ने गए और बेकरी का कोर्स करके आए और अपना खोल लिया. तो एम्प्लॉयमेंट, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दे हैव जनरेटेड सम एम्प्लॉयमेंट ना, और भी 5 आदमी काम करेंगे उनके पास. तो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की कमी, ये भी एक कारण रहा. इनएडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन, कल भी मैंने आपको बताया कैपिटल फॉर्मेशन कितना ज़रूरी होता है. तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा देश में तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा जनरेट होगा कंट्री में. इनइफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग, ये हम 40 to 50 वाले चैप्टर में बहुत कुछ कर सके. स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन इट्स द सेम थिंग. जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो वो ज़्यादा रेट पर राइज कर रहा है, तो वैसे इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ में भी हमने यही लिखना है कि द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लेसर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. The demand is generating at faster rate और supply are not being generated in the same equivalent space. तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको आप. अच्छा, फिर इसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ पे, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत कारण है. इमोबिलिटी ऑफ लेबर, इमोबिलिटी ऑफ लेबर हालांकि है नहीं है, आजकल इमोबाइल नहीं रही. आजकल तो अभी तो हम कोरोना के टाइम ही देख लिया हमने, मुंबई पंजाब से 3 स्टेटों में कम से कम कोई 40-50 लाख लोग वापस गए हैं. तो दे आर मोबाइल. तो मोबाइल होंगे, दे मोबाइल मीन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो पहले लैक ऑफ, ये हम पढ़ रहे हैं पुराने फैक्टर्स वाले. ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मोबिलिटी ऑफ लेबर इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले. और इमोबिलिटी भी उसका अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही जगह पे कितने ही जॉब्स मिल सकेंगे. अभी गवर्नमेंट ने देखो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है. आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, यू शुड गेट दीज थिंग्स. 20 लाख करोड़ को अगर आप उसको डॉलर्स में करना होगा तो पता नहीं कितने बिलियन बन जाएंगे. ये बेल आउट पैकेज होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया है, दे हैव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफर्ड दिस मनी फॉर एन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस एंड दे विल लेंड मनी टू देम. इज इट सम जोक? क्या इज इट अ स्टिमुलस पैकेज होता है या बेल आउट पैकेज होता है, where you give money to your populace so that the demand is being generated. When demand generate होगी तो ऑटोमेटिकली गुड्स प्रोड्यूस भी होंगे, मार्केट में सप्लाई भी होंगे, स्टोरेज भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, सब कुछ विल वर्क इन सिंक. तो ये आई डोंट नो व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, मे बी दे आर थिंकिंग समथिंग बिगर, बट व्हाट आई कैन मेक इट आउट इज व्हाट आई मेड कि अभी देखो 20 लाख करोड़ का बिजनेस ने स्टिमुलस अनाउंस किया, नॉट स्टिमुलस, बेल आउट पैकेज भी नहीं बोल सकते, नाम दे दिया उसको एक पैकेज टाइप का. लेकिन ये क्या करेंगे, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं.
Day before yesterday, our defense minister announced that they are de-reserving 101 item, defense items, which may include belts, buckles, bullets, and various things. They will not import them now. They will not import means they will produce in our own country. हम अपने देश में बनाएंगे उसको. तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट उस तरफ जा रही है और उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के केस में चल रही है. बट एनी हाउ, गवर्नमेंट की डिफेक्टिव प्लानिंग भी हमने की, सब कुछ किया, हमने पढ़ लिया उसको बड़े डिटेल में उस चैप्टर में. वी वर ऑन इमोबिलिटी ऑफ लेबर. अगर लेबर इमोबाइल है तो जैसे एक नोट एक ही आदमी ने खर्च पूरा दिन नहीं खर्च किया तो उस नोट की मान लो 10 रुपये का नोट था, उसकी वैल्यू 10 ही रुपये है. लेकिन वही नोट मैंने दूसरे को दिया, खर्च किया, कुछ कंज्यूम किया मैंने 10 रुपये का, मैंने भी 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन ली, आगे वाले को दिया उसने भी. तो वही फंडा यहाँ पे है. जितना लेबर मोबाइल रहेगी उतना एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा ना, उतने एवेन्यूज ज़्यादा क्रिएट होंगे, अलग अलग तरह के काम. अब लोग, एम्प्लॉयमेंट का भी नेचर बड़ा डायनेमिक होता है बेटा. कई तरह के बिजनेसेस जो पहले नहीं थे अब हैं, कई तरह के बिजनेस ऐसे हैं जो पहले थे अब नहीं है. तो ये एक पेरिनियल, एक सर्कुलर मोशन में चलता है. अब इसके कुछ इफेक्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया पे. इकोनॉमिक इफेक्ट भी हैं, सोशल इफेक्ट भी हैं, बड़े कॉमन है, कोई इसमें टेक्निकल नहीं है. इसलिए मैं पॉवर्टी के साथ आपको ये चैप्टर पढ़ाया ताकि आप इसको कोरिलेशन में भी याद रखो, दिमाग में कुछ याद रहे आपके. इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज या इसके अनएम्प्लॉयमेंट के. पहला तो फॉल इन प्रोडक्शन इनकम. जब लोग ही कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ही कम है, तो कम लोग काम कर रहे हैं मीन्स टोटल आउटपुट कम है, टोटल आउटपुट कम है तो नेशनल इनकम कम है क्योंकि जीडीपी कम होगी. तो पहला इम्पैक्ट तो ये फॉल इन प्रोडक्शन एंड इनकम. दूसरा इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट. सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये आपको मैक्रो के टाइम पढ़ाएंगे हम, ये एक न्यूमेरिकल थिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी, और इनकम होगी तो इनकम का फॉर्मूला होता है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज C plus S. Income is either consumed or saved. It happens everywhere. आप अपने घर में देख लो. You can take any example. Income is either consumed or saved, and further savings are invested, and savings are always assumed to be equal to investment. वो इस पे आएंगे, will come on later on. अब एम्प्लॉयमेंट ही अगर कम होगी, हम कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं. अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ही कंट्री में कम होगा तो इनकम कम होगी. जब इनकम लेवल कम होगा तो सेविंग्स भी तो कटेंगी, और सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी. क्योंकि जो हम बैंक्स में सेविंग्स करते हैं, बैंक उसी को तो लेंड करता है, उसी को तो फिर देता है लोगों को उधार, फिर ही तो बिजनेस चलते हैं. तो सेविंग्स ही कम होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. एक इम्पैक्ट ये भी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तीसरा पॉवर्टी. अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो दैट विल रिजल्ट इन पॉवर्टी ऑल्सो. क्योंकि अनएम्प्लॉयड रहेगा वो दिन में तो कंज्यूम कर ही रहा है ना, मिनिमम सर्वाइवल के लिए कुछ. देखो ना, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. एक इंसान का अगर इनकम जीरो है, कंजम्पशन का काम इस तरह का होता है. ये भी आपका मैक्रो में ही है सारा कुछ. बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. ऐसा होता है कंजम्पशन का कर्व. इट डज नॉट originate, it does not start from origin. Instead, it starts above the origin, and this above the origin is known as autonomous consumption, which means common sense कि इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा. दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सर्वाइवल के लिए इनटेक की है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्योंकि वो कंजम्पशन एक भिखारी है, उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो तो खा ही रहा है तभी जिंदा रह रहा होगा. तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. तो बट सेविंग तो हमें करनी है, तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर सेविंग भी नहीं होगी. ठीक है, तो एक इम्पैक्ट ही है. फिर सोशल इम्पैक्ट भी है इसके, जैसे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लो होगा. अगर एम्प्लॉयमेंट देश में कम है तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कम होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा तो उसके साथ कई चीज़ें जुड़ जाती हैं. हाइजीनिक नहीं होगा, न्यूट्रिशनल फूड नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें. फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इनइक्वालिटी भी बढ़ती है. जो पुअर है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और पुअर हो जाता है, एंड रिचर तो रिचर, पर गैप तो बढ़ता जा रहा है ना. फिर
So it widens the gap between rich and poor, or you can may say it further increases the inequality between rich and poor. सोशल अनरेस्ट भी आती है, हमेशा देखना आप, हमेशा देखना दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में देखना, हमेशा वर्किंग क्लास और लेबर क्लास जो लोअर क्लास होती है हमेशा वही रेजिस्ट करती है, रिवोल्ट करती है। कहीं पे भी आप ग्रीस का एग्जांपल देख लो, आप फ्रांस का एग्जांपल देख लो, फ्रांस में पिछले 1 साल से चल रहा है येलो वेस्ट वाला, सब वर्किंग क्लास वाले ही हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स सोशल अनरेस्ट, सामाजिक मतलब स्थिरता नहीं, पीस नहीं, वो अनिश्चितताएं लाता है। अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स अनसर्टेनिटीज, एंड व्हेन एवर अनसर्टेनिटीज आर किक्ड इन, जब भी एक निश्चितता का माहौल बनता है तो आदमी इंसान एबनॉर्मल बिहेव करता है, चाहे वो कंज्यूमर होगा चाहे वो प्रोड्यूसर होगा, सबके बिहेवियर में भी आपने लास्ट ईयर माइक्रो में भी पढ़ा होगा, तो वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। सो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट 3, पहला प्रोडक्शन पे और नेशनल इनकम रिड्यूस होती है, दूसरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होती हैं, लो लेवल हो जाता है उनका, और तीसरा पॉवर्टी पे रिजल्ट करता है। ये 3 आ गए हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल इम्पैक्ट, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग comes नहीं, it remains down, inequality of distribution of income and wealth, तीसरा social unrest. So 3 social effect and 3 economic effect. Now what are the suggestions, not measures, what are the suggestions of the general measures which can be adopted to eliminate अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या हो सकते हैं? देखो बेटा, अगर आप इसको अभी समझ लोगे ना, यू नीड नॉट लर्न इट, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद उसको करना पड़ता है जिसको समझना है। तो ये तो टॉपिक ही बड़ा जेनरिक्स है, जो होंगे वो उसको हम वैसा कर लेंगे तैयारी। तो बड़े, अगर वहाँ पे कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमेशा याद रखना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, कारण ही मेजर्स बनते हैं, नीड ही इंपॉर्टेंस बनती है। तो कॉजेज को पकड़ लो बारी बारी। पहला कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो मेजर में लिख दो पॉपुलेशन चेक, या भाई कंट्रोल करना उसको, या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा कर देना उससे, कि इकोनॉमी शुड बी ग्रो एट फास्टर रेट देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसे दो मेजर बना लो इसके, कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 2 मेजर्स हो गए। फिर वही इंक्रीज इन जीडीपी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये 2 बना लो इसको। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बिग सेक्टर एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर रिफॉर्म्स लाना, उसको डेवलप करना। हाँ, फिर एजुकेशनल, हमारे में उसमें था ना कारण कि लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल नॉलेज या एजुकेशन, अब उसको मेजर बना लो कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स या वोकेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज को प्रमोट करना, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब लोगों को अलग अलग और कॉमन से बात देखो ना, सिंपल बात है, मेरे को अगर 2 ही तरह के काम करने आते हैं, मैं 2 ही जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 5 तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं तो मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। तो जितनी ज़्यादा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग होगी या टेक्निकल नॉलेज होगी, वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फाइनेंशियल हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो तो हम कर ही रहे हैं, 20 लाख पैकेज, फिर वो एक वो चलाई थी मुद्रा योजना, गवर्नमेंट लोन्स देती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तो प्रमोट करने के लिए पैकेज बनते रहते हैं, बट अगेन इट इज़ अ मेजर कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए मेजर शुड बी अडॉप्टेड, या एक्सेलरेट करना है या इंट्रोड्यूस करना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कारण में था लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, वो कारण था इसका अनएम्प्लॉयमेंट का, और अब इसको लिख दो स्पीडी या कैपिटल फॉर्मेशन लिख दो सीधा, कि देश में कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड मोर और मोर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप होगा तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको भी काम मिलेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बाद में जब सेकेंडरी प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इनको, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी या कैपिटल फॉर्मेशन होगी देश में, तो इट विल जनरेट। देखो सारे कॉजेज से ही सारे मेजर्स बन गए, और अगर आपको याद रखना तो आप दोनों का कॉमन वर्ड याद कर लो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकम्स अ कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल बिकम्स द मेजर। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बिकम्स अ कॉज एंड कैपिटल फॉर्मेशन बिकम्स द मेजर। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स अ कॉज and high rate of क्या बोल रहा है, capital lack of capital formation becomes a cause and capital formation becomes a measure.
लैक ऑफ वोकेशनल और टेक्निकल नॉलेज बिकम्स अ कॉज, और आप लिख दो प्रमोशन या इंक्रीजिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वोकेशनल और इंट्रोड्यूसिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वो आपका बन गया। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक कारण था कि इनफेक्टिव पॉलिसीज, हम इसमें ये मेजर बना सकते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स एंड बिल्डिंग मोर इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कॉजेज ही वो बने। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ऐसे तो आप उसके भी देखो, अगर पॉवर्टी के भी देखो तो पॉवर्टी में भी एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के प्रोग्राम्स हैं, जैसे IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इसीलिए ये चैप्टर साथ साथ में पढ़ाने का मेरा मकसद यही था। अच्छा, क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए, आप लिख लो, इसको लिख लो, नहीं तो फिर ओवरलैप करेगा ना। पहला लिखो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, इनकी एब्रिविएशंस भी लिख लो और नाम भी लिख लो उनका। रूरल, पहले तो ऑपरेटिंग लिखो, फॉलोइंग आर द प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर उसमें पहला लिखो REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिर इसके आगे लिखो जो इसका की नोट है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, यही REGP, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फिर सेकंड लिखो PMRY, ये तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब इन दोनों के नीचे एक फुट नोट लिखो, इन दोनों प्रोग्राम्स के नीचे, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2008, नीचे लिखो, इन दोनों प्रोग्राम्स के नीचे लिखो, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2008 these two programs REGP and PMRY were combined या integrated into a new scheme called PMEGP. These two programs were integrated into a new scheme called PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program. REGP और PMRY दोनों को क्लब करके इन्होंने 2008 में एक नया स्कीम बनाया। रीनेम करते रहते हैं बेटा, ये गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, अपना दे रीनेम देम, तो उन्होंने उसको नाम रख दिया PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, करोड़ों लोगों को ये करते हैं। ये फुटनोट लिख दिया इसका। नाउ थर्ड प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये दो हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लेकिन दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। स्वरोजगार मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो पहला थर्ड लिखो आप, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। इसका एक फीचर लिखो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन December 1997. It was introduced in December 1997. And the cost of the program is shared by
सेंटर एंड स्टेट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, दोनों का, ये एक का नहीं बता रहा हूँ मैं, ये शहरी और ग्रामीण दोनों का, ये जो अभी ये लिखवा रहा हूँ ये दोनों का, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों को इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 1997 में, क्योंकि 97 में हमारे आज़ादी के 50 साल हुए थे। देखो ना, स्वर्ण जयंती है तो मीन्स जब हमारे 50 ईयर्स हुए थे, 47 में आज़ाद हुए तो 97 हुए 50 साल। तो 1997 में ये दो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए थे, स्वर्ण जयंती ग्राम शहरी रोजगार स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो फिर लिखवा रहा था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 1997 and the cost of the program is shared by center and state at the ratio of 75-25। कभी ऑब्जेक्टिव फंसा सकता है ना इसमें। The cost of the program is shared by center and state at the ratio of 75-25, मतलब 75% सेंटर पे करेगा इसके कॉस्ट को और 25% रिस्पेक्टिव स्टेट। अब चौथा लिख लो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अच्छा, इसको बाद में इम्प्लाई किया भाई, इसको 2 साल बाद में 1999 में। इसको लिखो, ग्रामीण स्वरोजगार योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 99। अच्छा, इंट्रोड्यूस की होंगी 97 में लेकिन अडॉप्ट होते होते 99 में लगी है, ये अडॉप्ट किया इसको 1 अप्रैल 1999 में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, लिखो उसको भी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 1999 फुल स्टॉप। इसका एम भी लिखवा दूं, इट एम्स एट एनकरेजिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, इट एम्स, ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार है ना, इट एम्स एट एनकरेजिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या माइक्रो एंटरप्राइजेस, encouraging micro enterprises by organizing them into SHGs, self-help groups, by organizing them with SHGs, self-help groups। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखो, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिक को डाल सकता है MCQ, फुल स्टॉप डाल के फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद लिखो दिस प्रोग्राम वॉज लेटर रिस्ट्रक्चर्ड, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दिस प्रोग्राम वॉज लेटर रिस्ट्रक्चर्ड एज NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 99 में अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने, इट वाज लेटर रिस्ट्रक्चर्ड इनटू अ न्यू प्रोग्राम NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर लिखो SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,
संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, रोजगार योजना, नॉट स्वरोजगार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY. This scheme was launched in 2001, September 2001. This program encouraged labor intensive work in rural areas. This program encouraged लेबर इंटेंसिव, नॉट मैकेनिकल, मशीनों का इस्तेमाल नहीं. इस प्रोग्राम के तहत लेबर इंटेंसिव कि लोग हाथों से काम करें, जो अनस्किल्ड हैं उनको काम दिया गया. सो दिस प्रोग्राम एनकरेज्ड लेबर इंटेंसिव वर्क इन रूरल एरियाज विद अनस्किल्ड लेबर्स. लिख दो चाहे आगे. और फाइनली लास्ट आप लिख लो मनरेगा. लास्ट आप लिख लो मनरेगा, MNREGA. और इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. नरेगा भी कहा गया पहले इसको, फिर नरेगा से मनरेगा भी कहा गया, अभी वापस इसको नरेगा ही बोलना शुरू हो गए हैं. तो वो मनरेगा भी है और नरेगा भी है. नरेगा का मतलब भी वही था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर उसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया तो एम आ गया, MNREGA हो गया. ऐसे तो और भी हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स, जैसे JRY है, जवाहर रोजगार योजना. फिर एक ट्राइसेम है, TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये भी स्कीम है एक. लिखना है लिख लो, आप ट्राइसेम भी लिख लो, TRYSEM. देखो 4-5 याद रहने चाहिए आपको, तभी काम चलेगा. लिख लो, चाहे आप JRY भी लिख लो, जवाहर रोजगार योजना, ये भी एक थी. पर मनरेगा के बारे में थोड़ा सा लिख लो आप प्लीज. मनरेगा और नरेगा. दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 2005. and later converted into NREGA. This program was later converted into NREGA. फिर महात्मा गांधी हटा दिया था उसे, तो M निकाल के NREGA बन गया, नरेगा. तो this was later converted into NREGA in 2006. फिर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो जिसपे क्वेश्चन डाल सकता है. This act also includes National Food for Work Program, NFFWP. This act also includes National Food for Work Program, NFFWP. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. आप अभी देख रहे हो ये चल रहा है. जितने भी लेबर्स जो आए महाराष्ट्र से, पंजाब से, अलग अलग स्टेटों से, तमिलनाडु से और यूपी बिहार वाली स्टेट, राजस्थान, 3 स्टेटों में गए हैं ये सारे. इन सबको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत गाँव में काम मिल रहा है. दे आर गेटिंग wheat, whole wheat, rice, depending upon the ration structure of the state, चीनी, दाल, for working, काम करने. कहीं को तो फ्री भी मिल रहा है, फूड फॉर वर्क भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है. तो ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है. इसकी एक और चीज़ लिखो, इट इज़ 100% सेंट्रल फाइनेंस्ड स्कीम. दिस इज 100%
centrally financed scheme or a program which covers 150 districts, backward districts, which covers 150 backward districts of the country. मतलब ये ऐसे तो पूरे देश में 500 डिस्ट्रिक्ट के करीब हैं, लेकिन 150 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे चलता है मनरेगा, जिसको बाद में नरेगा कहा गया। और क्या है ये प्रोग्राम? अंडर दिस प्रोग्राम 100 days of work is given to unskilled और सेमी स्किल्ड लेबर्स। जो कम स्किल्ड हैं या कम हुनर वाले हैं उनको 100 दिन का काम दिया जाता है मिनिमम, एश्योर्ड कि 100 दिन का आपको सैलरी मिलेगी। तो ये प्रोग्राम है, एंड दिस इज ऑल अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, वॉट एवर यू मे कॉल इट। If you have any doubts, you can ask.